हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हासू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एससी, एसटी और ओबीसी के राष्ट्रीय आयोग के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख लेंगे। आज का जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। कल ही बात की थी हम लोग कि नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग हमारा एक तरह से इकोनॉमिक्स का हमारा क्या है चैप्टर है, लेकिन यहाँ हम लोगों के संविधान के तहत इसे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब यह लाया गया तो संविधान के तहत यह जोड़ा गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को इसके बारे में बेसिक चीजें जाननी है और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद इसका जो वीडियो आएगा वो हम लोग जब इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तब आएगा, तो उसके तहत विस्तार रूप में इसकी सारी प्रक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। काफी इंफॉर्मेटिव है और एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन बनता हुआ आया है नीति आयोग से। ठीक, बात करेंगे नीति आयोग, NITI आयोग या कमीशन। ठीक, सबसे पहले ये देख लेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसमें पूछ लेता है कि आई का फुल फॉर्म क्या होगा, टी का मतलब क्या होगा, तो उसे हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो वो क्या होता है टोटल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है NITI। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग आया कब और इसके पहले क्या प्रावधान था। आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन के बारे में सुना होगा, योजना आयोग के बारे में। तो ये 2015 में आया था। हमारा जो नीति आयोग है यह 2015 में आया था और इसने योजना आयोग की जगह ली थी। तो ऐसी क्या समस्या पड़ी कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाना पड़ा, और इसमें योजना आयोग से भी क्या अच्छी खूबियां हैं या क्या कमियां हैं, क्यों इसे लाया गया, उसे क्यों हटाया गया। ठीक, सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो योजना आयोग है वो लाया क्यों गया था। सबसे पहली बात है कि वह 1950 में लाया गया था। उसके तहत आप लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो योजना आयोग के तहत ही आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आती थी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश एक तरह से टूट चुका था, पूरी तरह से इसका दोहन कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें विकास कैसे किया जाए, और उस विकास को अचानक से तो कर नहीं सकते थे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसे करने के लिए क्या किया गया कि योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग के तहत 5-5 वर्ष की योजनाएं रखी जाती थी और उसमें केंद्र को वरीयता दी जाती थी। गौर करिएगा, यही भिन्नता है। उसमें केंद्र पर वरीयता दी जाती थी, केंद्र की भूमिका होती थी। और केंद्र क्या करता था, केंद्र सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करता था कि 5 साल के अंदर अंदर पूरे भारत में इस लक्ष्य को, इस टारगेट को हमें अचीव करना है। तो इस तरह से देश का काफी योजनाएं हमारी सफल भी हुई, काफी असफल भी हुई, लेकिन उससे काफी हद तक हमें प्राप्त हुआ फायदा। ठीक, तो ऐसा क्या हुआ कि इसे हटा के 2015 में नीति आयोग लाया गया। देखिए, उसे एक बार ऐसे समझेंगे हम लोग कि जो हमारा योजना आयोग था वह केंद्र पर क्या था, आश्रित था। केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका होती थी। उसके बाद वहां से प्लानिंग बन के राज्यों में जाती थी, फिर राज्यों से जिला में, जिला के बाद ब्लॉक, फिर गांव तक पहुंचती थी। तो उसके लिए क्या होता था कि एक आम आदमी की आवश्यकता क्या है उस पर उतना गौर नहीं किया जाता था। ठीक, वो गवर्नमेंट एक टारगेट निश्चित कर देती थी और उसे अचीव करने के लिए सारी प्रक्रियाएं क्या करते थे, सब लोग लागू करते थे। लेकिन नीति आयोग में क्या है कि नीति आयोग नीचे से उठती है, मतलब कि यह ग्राम स्तर पर भी चीजों को देखती है। ठीक, सहकारी भूमिका है इसमें, सहकारी संघवाद की भूमिका है। पहले इसे हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या था, योजना आयोग। तो योजना आयोग में पहली भूमिका किसकी थी, केंद्र की। ठीक है, केंद्र से क्या होता था कि ऐसे करके कोई भी योजना बनाई जाती थी, ठीक, तो राज्य तक जाती थी।
ठीक, ऐसे करके योजनाएं राज्यों तक जाती थी। फिर राज्यों के बाद क्या होता था, जिला तक जाती थी। समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। जिला के बाद कहां जाएंगे, आपके तहसील या ब्लॉक तक, और फिर वहां से कहां जाती थी, ग्राम, गांव तक यह योजनाएं पहुंचती थी। तो इसमें क्या होता था कि केंद्र में जो लोग बैठे हैं उन्हें गांव की आवश्यकताएं पता नहीं रहती थी, ग्राम में क्या समस्याएं हैं। आप एक बात मानिए कि जैसे योजना आयोग आता था और उसमें क्या किया जाता था कि टारगेट रख दिया जाता था। मान लीजिए कि शिक्षा का टारगेट रखा गया है, तो वो जो टारगेट रखा जाता था पूरे भारत के लिए रखा जाता था, स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए नहीं रखा जाता था। एक स्टेट विशेष की वहां पर प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जाता था, पूरे भारत को टारगेट करके उसके हिसाब से टारगेट बनाए जाते थे। तो मान लीजिए आप लोग एग्जांपल के तौर पे कि किसी वर्ष शिक्षा का टारगेट रखा गया, ठीक, इसी वर्ष मान लीजिए कि अगर योजना आयोग होता और एजुकेशन के बारे में टारगेट बनाया जाता कि पूरे इंडिया को हमारे 75% क्या है, शिक्षित करना है। 75%, आप 80% ले लीजिए, 80% करना है, क्योंकि काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी खासी है और काफी सारे ऐसे हैं जो इससे लो पर हैं। तो एक बात बताइए कि अगर 80% योजना आयोग के तहत कर दिया गया कि अब 80% शिक्षा जरूरी है पूरे भारत में, लेकिन कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं जो पहले से ही इसे क्रॉस कर चुके हैं। जैसे आप लोग केरल को ले लीजिए, केरल में 95 के एबव है क्या, एजुकेशन। तो क्या होगा, जैसे हमारा यूपी है, बिहार है, इन सब की शिक्षा क्या है, 80% से कम है, ठीक है। तो इसे, और अब यही देख लीजिए यूपी, बिहार, इनमें क्या है, लो है, और वही जो हमारा केरल है उसका क्या है, हाई है, 80 के ऊपर है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि केरल वाले को कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था ना कि दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता था। तो इसलिए क्या किया गया कि जो आवश्यकताएं थी वो आम नागरिक की भी थी, तो उसके लिए योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया। अब बात करते हैं नीति आयोग। उम्मीद करता हूं कि योजना आयोग आप लोग बेसिक तौर पर समझ लिए होंगे, ठीक। तो इसके लिए कुछ मुख्य चीजें हैं, उसे हम लोग जानेंगे। एक बात तो यह निकल के आई, और यही एक बार डायग्राम बना देते हैं उसका, नीति आयोग का। नीति आयोग का प्रक्रिया क्या है कि देखिए, ये हमारा ग्राम हो गया, ठीक, ग्राम के बाद तहसील, तहसील के बाद जिला, फिर राज्य, ठीक, स्टेट, स्टेट राज्य ही है। तो इन सब में यही प्रक्रिया होती है और यहाँ केंद्र विद्यमान रहता है हमेशा। तो क्या होता है कि यहाँ का जो एरो हम लोग नीचे ले जा रहे थे, नीति आयोग के तहत ऊपर जाता है, ठीक, कि ग्राम में जो समस्या है उसे क्या करेंगे लोग, टैकल करेंगे, उसे देखेंगे, फिर उसके बाद पहुंचाएंगे तहसील तक, फिर जिला, फिर राज्य, फिर केंद्र तक पहुंच जाती है। तो केंद्र इस पर अच्छे तरीके से सुनवाई करता है। तो इसमें कैसे जानते हैं, देखिए जो हमारा नीति आयोग है यह 2015 में आया। 2014 में जो बीजेपी की सरकार बनी थी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि घोषणा की थी 2014 में। ये पूछता है कि घोषणा कब की गई थी और आया कब। घोषणा हुई 2014 में और 2015 में 1 जनवरी से यहाँ लागू हुआ, लेकिन सही तरीके से इसने अपना कार्य स्टार्ट किया 2017 से, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, उसके बाद एक होती है इसकी गवर्निंग काउंसिल, ठीक, शासकीय परिषद। तो उसमें क्या होता है कि हर स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, प्लस जो हमारी यूटीज हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके उपराज्यपाल और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। पहले क्या था, केवल केंद्र के लोग उसमें रहते थे योजना आयोग में। तो यही सारी कमियां थी जो उसे हटाकर फिर नीति आयोग लाया गया। तो आइए हम लोग नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि बेसिक चीज आप लोग समझ गए होंगे। चीजें एकदम बेस से बताने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से इसे सुना करिए और चीजें एकदम क्लियर कर लिया करिए वीडियो के साथ ही, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो नीति आयोग है इसकी घोषणा कब की गई। इसकी घोषणा की गई 13 अगस्त 2014 में। किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। उसी समय पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, ठीक। तो क्या हुआ
कि जब यह आई तो इसने जगह किसकी ली? 65 वर्ष पुराने योजना आयोग की जगह। ठीक, मैं सारी चीजें शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि अगर लिखूंगा तो मैटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो समझने लायक चीजें उसे आप लोग समझ लीजिए, जो लिखना इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे खुद ही लिख दूंगा। ठीक, तो घोषणा हो गई। अब बात आती है इसकी स्थापना कब की गई। देखिए ये मैटर करता है तीनों। अब नीति आयोग की स्थापना हम लोग देखेंगे। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई वह हुई 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। और यह किस रूप में स्थापित की गई? जो हमारा योजना आयोग था इसके, अगर हम लोग उस संवैधानिक लैंग्वेज में बोले तो योजना आयोग के उत्तराधिकारी की तरह यह कार्य करने लगा। तो क्या हुआ, जब यह आया तो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। जब तक यह आया था उसके पहले हमारी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी थी। योजना आयोग के बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, बेसिक हम लोगों ने देख लिया है। किसी दिन इसका अलग से चैप्टर लेके आएंगे, सारी पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग एक दिन में कवर कर लेंगे। देखिए पहले इस मैटर पे बात करते हैं। घोषणा हो गई, इसकी स्थापना भी हो गई। अब बात करेंगे कि ये है क्या, कार्य क्या करता है ये, मतलब एक तरह से इसे नाम क्या दिया जाता है। तो ये जो भारत सरकार है इसका यह प्रबुद्ध मंडल होता है। प्रबुद्ध मंडल बोले तो थिंक टैंक ऐसे समझेंगे। देखिए किसी भी गांव में या किसी स्टेट में समस्या होती है, ठीक, बहुत सही तरीके से समझिएगा, इजी वे में बताऊंगा। अगर यह समस्या हुई तो गांव में लोग परेशान हुए तो उन्होंने किसे सूचित किया? हम लोग अभी डायग्राम बनाए थे जिला में, जिला से कहां तक गया? स्टेट में, स्टेट के बाद कहां तक गया? केंद्र तक पहुंच गई वो चीजें। ठीक, तो जब केंद्र में गई तो इसके लिए ये योजना आयोग बना के रखा गया है। इसका नाम क्या है? थिंक टैंक। यह सोच विचार करता है। प्रबुद्ध मंडल, बहुत शिक्षित लोग होते हैं इसमें। ठीक, तो वो लोग मंत्री भी होते हैं, तो वो लोग इस पर गहनता से अध्ययन करेंगे और इस समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यह हमारा एक थिंक टैंक है। ठीक, ऐसे लिखेंगे, भारत सरकार की, जो लोग हिंदी में समझ रहे हैं प्रबुद्ध मंडल, या फिर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं थिंक टैंक, भारत सरकार के प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है। कौन? हमारा नीति आयोग। अब बात आती है कि इसकी संरचना क्या है, इसमें अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, मेंबर्स कैसे होते हैं और यह कार्य कैसे करता है। कुछ क्या होते हैं, हमारे विशेष सदस्य भी होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो काफी सारे पोस्ट हैं इसमें, उसे भी हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए। इससे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव में होंगे, परेशान होंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, अभी फिलहाल कोचिंग वैसे भी नहीं खुली है, तो जितना हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो परेशान हो इन सब चीजों को लेकर। आप सबको पता है कि फ्री ऑफ कास्ट की क्लासेस चल रही है, सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। इसे रफ कर देते हैं तो सही से ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। संरचना, संरचना के तहत देखेंगे सबसे पहले इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? प्रधानमंत्री ही थे। ठीक, और एक उपाध्यक्ष का भी पोस्ट होता है। ठीक, और इस उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, पीएम नियुक्त करते हैं। देखिए मैं प्रेजेंट टाइम में कौन इसका उपाध्यक्ष है, कौन इसका निदेशक है मैं नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप लोग कभी भी देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो आप लोग एक काम करेंगे, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा सबसे पहले ये चीज आप लोग देख लेंगे कि प्रेजेंट टाइम में इसके उपाध्यक्ष कौन है और महानिदेशक कौन है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो ये बताना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक,
अब बात आती है किसकी, कि शासकीय परिषद जो होता है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्निंग काउंसिल। शासकीय परिषद, शासकीय परिषद में क्या होता है, यहीं से योजना आयोग में और इसमें भिन्नता शुरू हो जाती है। कैसे समझते हैं, जो हमारी शासकीय परिषद है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं उनको भी स्थान दिया जाता है, क्षेत्रीय परिषदों को स्थान दिया जाता है इसमें। ठीक, मतलब कि छोटे से छोटे जितने भी लोग हों, गांव से लेके ऊपर तक के सबकी समस्याएं सुनी जाएं। अगर उसे सुनना है तो उसके लिए यहाँ पर नियुक्ति उन लोगों की जानी चाहिए जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। ठीक, आम नागरिक से जुड़े हों। आम आदमी आप लोग केजरीवाल की पार्टी मत समझ लीजिएगा, ठीक है, आम आदमी से जो जुड़े हुए हों, जो हम जैसे कि भारत की जनता है उसमें किसे क्या समस्या है, उससे कौन जुड़ा होता है, हमारे जो नेतागण होते हैं वो जुड़े होते हैं अगर ईमानदार हैं तो। ठीक, तो उन सबको भी यहां जगह दी गई है। तो देखेंगे कि शासकीय परिषद में कौन होते हैं, सभी राज्यों के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं। और उसके बाद सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा सीएम, मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक, और सीएम भी होते हैं। आप सब जानते हैं कि जहां विधानसभा होगी वहीं सीएम होंगे। तो विधानसभा हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, कौन से, दिल्ली में और पुदुचेरी में। तो वहां के सीएम आते हैं और सब जगह के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। सबको पता होगा केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का शासन चलता है, एजेंट के रूप में वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं। शासकीय परिषद हो गया हमारा। अब बात आता है क्षेत्रीय परिषद, ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद, इसमें क्या होता है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक से अधिक राज्यों से संबंधित मुद्दे यहाँ क्या होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। एक से अधिक राज्य मतलब ज्यादा से ज्यादा राज्यों के जो मुद्दे होते हैं यहाँ सुलझाए जाते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। एक से अधिक राज्यों के मुद्दे सुलझाए जाते हैं या फिर सॉल्व किए जाते हैं। तो जो ये क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कैसे कार्य करता है, ठीक, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसका जो संयोजन है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, सब लोग इसमें होते हैं। सब पॉइंट इसी का कर लेंगे। संयोजन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस सीएम सभी स्टेट के, प्लस यूटी यूनियन टेरिटरी के, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम। ठीक, तो इतने सारे लोग होते हैं क्षेत्रीय परिषद के तहत। अब इस बात आती है कि इसकी सभापतित्व कौन करेगा। जो क्षेत्रीय परिषद निर्धारित की गई, इस परिषद का सभापति भी नियुक्त किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता हुआ आया है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, कि नीति आयोग के तहत जो क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है इसका सभापतित्व कौन करता है। तो उसका सभापतित्व करेगा जिसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा, या फिर उन्हीं सदस्यों में से किसी को सदस्य अपने मत से नियुक्त कर दे। तो सभापतित्व हम लोग लिख लेंगे। सभापतित्व किसका, ये सब पॉइंट है, इसी का सब पॉइंट है। कौन करेगा, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अध्यक्ष में क्यों लिख रहा हूं,
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। आप लोगों ने देख लिया, ठीक। तो इतनी सारी चीजें इसके संरचना से थी। और एक बात और आती है कि यह एक पूर्णकालिक संगठनिक ढांचा है, ठीक। पूर्णकालिक मतलब कि ये बनाया गया है तो ये हमेशा के लिए बनाया गया है, ठीक। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है कि यह पूर्णकालिक क्या है, हमारा संवैधानिक ढांचा है, ठीक। आइए बात करते हैं अब हम लोग आगे। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं रफ करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इसे भी रफ ही कर देता हूं, लिख ही चुके होंगे आप लोग। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए दिक्कत होती है, ठीक। आइए अब क्या बात करेंगे हम लोग कि एक पद और बचता है इसकी संरचना में, वो क्या है, विशिष्ट आमंत्रण। विशिष्ट आमंत्रण के तहत कौन कौन आते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। विशिष्ट आमंत्रण का मतलब यह है कि विशेष तौर पर जिन्हें आमंत्रित करके बुलाया जाता है इस आयोग के तहत, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट आमंत्रण के तहत आए हुए लोग। तो वो कौन कौन से होते हैं, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ या विशेषज्ञ के बाद सुविज्ञ, सब पर बात करेंगे। सुविज्ञ या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तीनों पॉइंट पर बात करेंगे, समझेंगे सही तरीके से। विशेषज्ञ का मतलब है कि किसी विभाग में, कोई भी विभाग हो जो नीति आयोग से जुड़ा हो, उनमें उन्हें पूरी तरह से सर्वज्ञता हो, उन्हें पूरा ज्ञान हो, वो विशेषज्ञ हो उसके, जिसे हम लोग बोलते हैं कि विशेषज्ञता प्राप्त है, वो विशेषज्ञ होते हैं, किसी भी विभाग के हो सकते। सुविज्ञ, सुविज्ञ का मतलब है कि अच्छी तरीके से चीजें इन्हें पता हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, अगर लागू करवाना है तो उनमें ये अपना अहम योगदान निभाएं, ठीक। तो उसके लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। और एक होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कि प्रधानमंत्री किसी भी एक व्यक्ति को नीति आयोग में क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी संरचना से संबंधित। अब बात करेंगे इसकी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं। 3 शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं। विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं। बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में। तीनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इन पर एक एक करके बात होगी। 2 तो ऐसी हैं, आप सब जानते होंगे, शोध शाखा और परामर्शदात्री शाखा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। शोध शाखाएं, परामर्श या सलाह, परामर्शदात्री शाखाएं। उसके बाद आती है हमारी जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम इंडिया शाखा। इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक। शोध शाखा, कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा मामला जिस पर लगता है कि इस पर शोध करना है, रिसर्च करना है, इसकी तह तक जाना है, चीजों को निचोड़ के देखना है कि ये है क्या, कैसे आया और इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्या होता है, शोध शाखा के तहत वह शोधित किया जाता है या पता लगाया जाता है। परामर्शदात्री शाखाएं, सब शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। परामर्श का मतलब है कोई मामला आया और उसमें क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसकी एक परामर्शदात्री शाखा होती है। तो वो शाखा क्या करेगी, सलाह देगी कि इस मैटर को ऐसे सॉल्व किया जाए और इस सलाह को मानना बाध्यकारी है। ठीक। बात आती है टीम इंडिया शाखा। टीम इंडिया शाखा इंपॉर्टेंट है, इसे लिखेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्य के मंत्री और सीएम, प्रत्येक राज्य के मंत्री और सीएम इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। तो वो लोग क्या करते हैं, कार्य को इसके तहत करवाते हैं, टीम इंडिया शाखा के तहत। कौन कौन से हैं, प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि लिखते हैं तब तो समझ में आएगा। प्रत्येक राज्य के
मंत्रालय एवं प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसमें, टीम इंडिया शाखा में। और एक कार्य क्या करती है, सहयोग सहकार के स्थायी मंच का क्या करती है, यह कार्य करती है। यह सहयोग सहकार के रूप में, सहकार के लिए स्थायी मंच के रूप में कार्य करती है। यहां से क्वेश्चन बन के आया है और मेंस में भी लिखने के लिए आता है, टीम इंडिया शाखा क्या है नीति आयोग का। ठीक, तो इसे आप लोग सही तरीके से समझिएगा। ठीक, देखिए टीम इंडिया शाखा, टीम इंडिया जब बोल दिया तो टीम इंडिया का मतलब है पूरे जितने स्टेट हैं वहां के क्या होंगे, सीएम और मंत्रिमंडल के लोग होंगे। ठीक, प्रबुद्ध लोग होंगे जितने भी होंगे, प्रतिनिधि राज्य के मंत्रालय एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे। हर राज्य से एक प्रतिनिधि और मंत्रालय के लोग शामिल होंगे टीम इंडिया में। और यह सहयोग सहकार के लिए स्थायी मंच के रूप में कार्य करती है कि एक दूसरे को क्या करेगी, मर्ज करेगी। जितने भी स्टेट हैं अगर उनमें कोई आपसी सहयोग नहीं हो रहा है, आपसी मैत्री नहीं है, मैटर सुलझ नहीं रहा है, एक दूसरे में क्या है उलझन फंदी हुई है, तो उसमें यह क्या करता है कि टीम इंडिया शाखा के तहत उन सबके मैटर को सुलझाया जाता है सहयोग और भाईचारे की भावना से। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके बारे में। इसका जो मेन कार्य है, इसका प्रमुख कार्य जो है केंद्र और राज्य के लिए अनुशंसाएं करना। अनुशंसाएं का मतलब यह है कि किसी भी चीज के बारे में बताना या सुझाव देना, या जो चीज नई लानी है उसके बारे में बताना केंद्र और राज्य दोनों को। तो क्या होता है कि ये दोनों ये सिर्फ बताएगा, लेकिन उसके जो रूल होंगे वो कौन लागू करेगा, कानून वो लागू करेंगे केंद्र और राज्य। यह सिर्फ अनुशंसाएं कर सकता है लेकिन लागू करेंगे केंद्र और राज्य ही। ठीक, आइए लिखते हैं। केंद्र एवं राज्य के लिए अनुशंसाएं देना। ठीक, निर्णय लागू करना उन पर होता है, निर्णय लेना तथा लागू करना उन दोनों पर होता है। मतलब केंद्र और राज्य यह निर्णय लेकर उसे लागू करते हैं या नहीं, ये उनके ऊपर क्या करता है, मैटर करता है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें थी विशेषज्ञता प्राप्त शाखा के तहत, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा और टीम इंडिया शाखा। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसे एक्सप्लेन किया। ये दोनों नॉर्मल थी, ऐसे हम लोगों ने मौखिक रूप से देख लिया। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। अब इसके उद्देश्य, कार्य, सिद्धांत, सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं जल्दी जल्दी। आइए, नीति आयोग का सबसे पहले क्या देखेंगे, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, समाज के उन वर्गों के बीच क्या आपसी सौहार्द या उनको ध्यान में रखना जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, और ग्रामीण स्तर पर विकास करना। 2-3 ऐसे उद्देश्य हैं इसके, जिसकी वजह से यह काफी सारे लोगों को प्रेरणा स्वरूप, मतलब एक तरह से देखा जाता है इसे प्रेरणा के रूप में कि नीति आयोग आने से काफी सारे लोगों को फायदा हो रहा है। एक गांव पूरी तरह से केंद्र सरकार से जुड़ चुका है। यह योगदान किसका है, नीति आयोग का है। ठीक, तो उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे। उद्देश्य किसका, नीति आयोग का। समाज के उन वर्गों का ध्यान रखना, समाज के उन वर्गों का ध्यान रखना, उन वर्गों का ध्यान रखना जो आर्थिक प्रगति से पिछड़े हैं। प्रगति से पिछड़े हैं। अब बात आती है अंतर्विभागीय
उसके बारे में भी देखेंगे। दूसरा उद्देश्य जो इसका है वह क्या है, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना। देखिए यहां मंच प्रदान करने का आशय यह है, मंच किसे कहते हैं, आप लोग कोई भी परफॉर्मेंस देखते होंगे मंच पर, तो वहां काफी सारे कलाकार इकट्ठा होकर क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ठीक, आपको दिखाते हैं। तो वही चीज है कि अंतर विभागीय मुद्दा अगर कोई है तो उसे सॉल्व करने के लिए यह मंच के रूप में कार्य करता है कि इसके तहत सबको एक साथ मर्ज करके चीजें आपस में सॉल्व कर ली जाती हैं आपसी सौहार्द के तहत, ठीक। तीसरा पॉइंट इसका क्या आता है, विकास प्रक्रिया से गांवों को संस्थागत रूप से जोड़ना। जो विकास प्रक्रियाएं हैं उसके तहत गांवों को संस्थागत रूप में जोड़ना, एक एक संस्था बना के गांव को केंद्र से जोड़ना विकास की प्रक्रियाओं से। इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं। विकास प्रक्रिया से गांवों को संस्थागत रूप से जोड़ना, मतलब कि गांव का भी पूरी तरह से विकास हो सके, ठीक। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। कार्य इसका क्या है, नीति एवं क्रियान्वयन फ्रेमवर्क का प्रकल्पन। नीति एवं क्रियान्वयन फ्रेमवर्क का प्रकल्पन। नीति एवं क्रियान्वयन फ्रेमवर्क मतलब कि जिसके तहत नीतियों को लागू करना है या उन्हें क्रियान्वित करना है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है सॉरी, चार्ट तैयार किया जाता है कि इस तरह से इन चीजों को, इन योजनाओं को लागू किया जाएगा, उसका प्रकल्पन करना। प्रकल्पन का मतलब है कि पहले से उस पर कल्पना करना, देखना, सोचना, समझना, ठीक, समीक्षा करना उसकी। ये बात होती है किसके तहत, नीति आयोग के तहत, यह इसका मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है कि ऐसा संघ जिसमें एक दूसरे को, हर व्यक्ति को आपस में जोड़ना, हर संस्था को आपस में जोड़ना, हर स्टेट को आपस में जोड़ना, आपसी सौहार्द को बढ़ाए रखना भाईचारे के तहत, मतलब एक दूसरे को आपस में मिलाना, संघ के रूप में लाना, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना कहलाता है, ठीक। तीसरा है इसका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। सारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिखना है, समझने की उतनी जरूरत है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं, ठीक। आप लोग सही से लिख के याद करिएगा। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, इसे समझते हैं। इसका मतलब यह है जो योजनाएं लागू की गई हैं उनका अनुसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। उसका यह क्या करेगी, समीक्षा करेगी, अनुसरण करेगी और उसकी मूल्यांकन करेगी कि यह जो कार्य हो रहा है यह सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जिस टारगेट के लिए इसे लाया गया था वह पूरा कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, मूल्यांकन करना या एनालिटिक करना। वही चीज है अनुश्रवण और मूल्यांकन। लास्ट पॉइंट आता है विचार समूह एवं ज्ञान, विचार समूह एवं ज्ञान तथा नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना, केंद्र के रूप में कार्य करना। हम लोग अभी जब टीम इंडिया हब देख रहे थे तो टीम इंडिया हब का भी क्या था
मेन टारगेट यही था कि ज्ञान तथा नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना। तो नीति आयोग का यह क्या है, हमारा मुख्य कार्य है, स्पेशल है वर्क। क्यों? क्योंकि समूह एवं ज्ञान तथा नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना। क्या नया नया बदलाव हो रहा है, क्या नए चीजों को लाना जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पहले हल से जुताई होती थी, बैल के द्वारा हल से जुताई होती थी, लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है कितना आगे बढ़ रही है। हार्वेस्टर से खेत कट रहे हैं और उसके बाद मशीनों से ही खेत कट रहे हैं, मशीनों से बुआई हो रही। ये क्या है, हमारा नवाचार है। नवाचार का मतलब है आधुनिकीकरण। आप कितना ज्यादा इसमें आधुनिकीकरण कर सकते हैं जिससे कि कम लागत, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। यही हमारा क्या कहलाता है, नवाचार। विचार समूह, कोई भी कार्य है उस पर वैचारिक तौर पर समूह बनाना, समूह बना के उस पर विचार करना, ये विचार समूह का लक्षण है। तभी चीजें सही तरीके से क्लियर हो जाती हैं। ज्ञान तथा नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में। आइए देखते हैं, एक एक करके बताऊंगा, कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नीति आयोग से आप लोगों का कोई भी पॉइंट छूटेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जितना हो सके चीजों को याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो। कल तबीयत थोड़ा सही नहीं थी तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। आज पूरे जोश के साथ हैं। आप लोगों का कमेंट देख के एनर्जी मिलती है, मजा आता है पढ़ाने में। ठीक, आइए सिद्धांत के बारे में देखते हैं। चार से 5 सिद्धांत है। अंत्योदय, समावेशिता, अंत्योदय हो गया हमारा, समावेशिता हो गया हमारा, ग्राम जन सहभागिता, और सततता। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि यह कैसे कार्य करेगा, किन किन चीजों के मतलब कि टारगेट पर यह कार्य करेगा। ये सिद्धांत है कि इसी सिद्धांत पर कार्य करेगा कि ये चीजें हमें करनी है। कितने हैं टोटल हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, तो देखिए हैं तो ढेर सारे इसके सिद्धांत जो है, ठीक, थ्योरी, बट 4 ऐसे हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने कहा इन्हें लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, चीजें लिखनी नहीं है। अंत्योदय, आप लोग अंत्योदय योजना शुरू जाने होंगे। अंत्योदय का मतलब है कि एक आम नागरिक तक चीजें पहुंचने, उसे सारी सुविधाएं देनी। एक आम नागरिक, वो हमारे अंत्योदय के तहत आता है कि यह पूरी तरह से हो रहा है कि नहीं, इसे सैद्धांतिक रूप पर टारगेट बना के यह योजना लागू की जाती है। समावेशिता, समावेशिता का मतलब यह है कि जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति हैं उनमें आपस में कैसा भाईचारा है, उन सबको भी टारगेट करके कार्य करना पड़ता है और जितना ज्यादा हो सके समावेशिता को बढ़ावा दिया जाता है। ग्राम सॉरी, ग्राम क्यों मैंने लिखा, क्योंकि यह 90% देखें तो ग्राम पर आधारित है। क्योंकि ग्रामीण देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, जब वो आए थे और कहां पर, आपके बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो उन्हें बुलाया गया था। तो उनसे पूछा गया कि भारत की कंडीशन क्या है, भारत कैसे चल रहा है, क्या कार्य हो रहा है, अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने बोला था कि आप सब तो शहरों में रहते हो, अगर आपको असली भारत देखना है तो आप लोग गांव में जाओ। हमारा भारत गांव में मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत पूरी तरह से गांव का समूह है, ग्रामीण तरह से। ठीक, तो गांव पर आधारित सारी चीजें करनी चाहिए। यहां तक है, मेरा भी यही मानना है कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना होगा। आपके शहर जो है वो तो पूरी तरह से विकसित ही है। ठीक, आइए, तो ग्राम पर क्या है, विशेषता दी गई है, इसलिए मैंने ग्राम को यहां लिख दिया। जन सहभागिता, फिर वही बात आई, जन सहभागिता कि कोई भी कार्य हो, लोग आपस में मैत्री स्वरूप उसे कर सके और एक दूसरे का सहयोग करे, सरकार का साथ दे सही कार्यों में। ठीक, उसके बाद आती है सततता। सततता का अर्थ यह होता है, आप लोगों ने सतत विकास का नाम सुना होगा, कि कोई भी वस्तु का उपभोग ऐसे किया जाए कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए विशेष बची रह जाए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। कि मतलब हम
किसी भी चीज का उतना ही उपयोग करें, जो प्राकृतिक चीजें हैं हमारी उनका उतना ही उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग देख लीजिए, वनों की कटाई हो रही है, पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्लाइमेट क्यों इतना बुरी तरह से चेंज होता है, क्यों चारों तरफ पॉल्यूशन है, यही रीजन है। जो पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो रही है, वन कम होंगे, ऑक्सीजन कम मिलेगी आप लोगों को, हम सब परेशान होंगे। ठीक, तो इसलिए सततता पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज को उतना ही यूज करें जितना कि हमें आवश्यकता है। अगर आवश्यकता पर भी वह अगली पीढ़ी के लिए नहीं बच रही है तो हमें उसे अगली पीढ़ी के लिए शेष रखना ही सततता कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं इसके सिद्धांत को भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। बात करते हैं संलग्न कार्यालय। इसके दो ऐसे कार्यालय हैं जो इससे संलग्न हैं, उनके बारे में बात करना डेफिनेटली जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें हम लोग नहीं जानेंगे तो वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है। आइए बात करते हैं संलग्न कार्यालय। तो इसका जो पहला कार्यालय है, पहला कार्यालय कौन सा है इसका? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आप लोगों से बता दूं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा या किसी भी सब्जेक्ट का कि आप लोग शिकायत करेंगे। बस इसी तरह से पेशेंस बनाए रखिए आप लोग और लास्ट तक चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों को, नए नए दोस्तों को जोड़ते रहिए जिससे कि उन्हें भी प्रॉफिट हो सके। सारी चीजें क्लियर करूंगा और इसी एनर्जी के साथ चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा। जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन दूर नहीं जब आप लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट होने वाले हो। तो उसके लिए आप लोग जिस तरह से प्यार से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट आप लोगों के जो आते हैं पॉजिटिव आते हैं, ये चीजें देखकर खुशी मिलती है। आइए देखते हैं, इसका पहले कुछ और नाम था। ठीक, पहले इसका नाम क्या था? इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर। अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। ठीक, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे हम लोग? IAMR। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किस विधेयक के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का था? यह 1860 का था। देखिए सारी चीजें क्या है ना कि रिकॉल नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए परेशान मत होया करिए आप लोग। मैं सही चीजें ही आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि कौन क्या सोचेगा। जो मुझे बताना है मैं फैक्ट ही बताऊंगा, गलत चीजें आप लोगों को नहीं बताऊंगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत डायरेक्शन में जाने ही नहीं दूंगा। वीडियो में बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए बस आप लोग। स्थापना हो गई इसकी 1860 में, सॉरी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। एक मिनट, 1962 में स्थापना हुई। ठीक, इसके 60 के तहत क्या हुआ? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था जो 60 का, उसके तहत यह लाया गया। 1962 में यह स्थापित हुआ। ठीक, तो स्थापना इसकी हो गई। 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2014 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान। और जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? DMEO। DMEO ये क्वेश्चन में पूछता है, DMEO। ठीक, तो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान हमारा पूरी तरह से कवर हो गया। दूसरा जो हमारा है वह कौन सा था, उसे भी देख लेते हैं। विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय।
विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय। टाइम ज्यादा हो गया क्या, वीडियो लंबा हो रहा है। 2015 में नीति आयोग के संलग्नक के रूप में यह आया था। नीति आयोग का साथ देने के लिए 2015 में यह लाया गया। 2015 में नीति आयोग के संलग्नक के रूप में लाया गया या स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट आता है, इसके तहत महानिदेशक, उप महानिदेशक और संयुक्त सचिव की क्या होती है, नियुक्ति होती है। जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, समझिएगा, अध्यक्ष नीति आयोग के तहत स्थापित कर दिए जाते हैं, उसके अध्यक्ष ही होते हैं वो नीति आयोग के तहत ही। लेकिन जो इसके महानिदेशक होते हैं और उप महानिदेशक होते हैं, उनकी स्थापना विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय के तहत किया जाता है। ये इसके संलग्नक कार्यालय हैं, ठीक। इसके तहत महानिदेशक, 4 उप महानिदेशक, उप महानिदेशक किस स्तर के, SAG स्तर के, तथा संयुक्त सचिव नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, वीडियो बड़ा होता है तो उसके लिए परेशान मत होया करिए आप लोग, क्योंकि जो चीजें बताता हूं, जितना फैक्ट है वो पूरा बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बाद में फिर ये कमेंट आप लोगों का ना आए कि सर आपने ये चीजें इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक पे छोड़ दी थी। तो इसलिए मैं सारी चीजें टेकन करने की कोशिश करता हूं वीडियो में। इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो समझ नहीं पाता कि लोग 10 से 15 मिनट 5 मिनट में नीति आयोग खत्म कर देते हैं। एक महाशय का वीडियो में देख रहा था कि वो 15 मिनट में पूरा संसद पढ़ा दिए थे, वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब पढ़ा दिए थे 15 मिनट में। अब बताइए, अगर इस तरह से पढ़ाई होगी तो वो पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। बहुत सही तरीके से आप लोग अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए भी बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को ध्यान देकर पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे धोखेबाज पड़े हुए हैं, ठीक। आइए बात करते हैं। विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय भी हमारा एक तरह से हो गया। एक पॉइंट और है इसका, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि जो ये हमारा विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय है, इसका जिसका जो मुख्य कार्यालय है, मुख्य कार्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। देखिए, अब कल का जो वीडियो आएगा वो शायद CBI का वीडियो होगा, उसका गठन कैसे होता है, कैसे वह कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।